हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडो स्मार्ट हब यूट्यूब चैनल। मैं सौम्या शुक्ला। यूपी स्पेशल में अभी तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान अध्ययन पर डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने यूपी की बेसिक नॉलेज, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले और ऐसे ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ और साथ ही यूपी के एक्सप्रेसवेज, उत्तर प्रदेश में जो भी एक्सप्रेस वे हैं उन सभी पर हम लोगों ने चर्चा की है इससे पहले के वीडियो में। आप लोग यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर मैं आगे भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, बट अभी हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनवरी 2023 की यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है। जनवरी 2023 के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक है गौशालाओं के लिए बनाया जाएगा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। ये चर्चा में क्यों है? 4 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वृहद गौ आश्रय स्थल के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और बताया कि गौशाला चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा। आखिर ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्या है जो कि गौशालाओं के लिए बनाया जाएगा? आइए इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। ये है गौशालाओं के लिए बनाया जाने वाला सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल, जो कि एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल इन तीनों पर बेस्ड होगा। इस मॉडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौशालाओं का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा और साथ ही उन्हें नेचुरल फॉर्म में गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी से जोड़ा जाएगा। इससे होगा क्या? इससे गौशालाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी और गायों के रखरखाव एवं पालन पर आने वाला खर्च खुद उठा सकेंगी। राज्य सरकार पहले से ही पशु संवर्धन संरक्षण के लिए सेवा भाव के साथ प्रयासरत है। गोवंश सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में निराश्रित गौ आश्रय स्थल, सहभागिता योजना और कुपोषित परिवारों के लिए एक गाय की योजना गौ संरक्षण में काफी प्रभावी है। सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गोवंश को पालने वाले जो किसान हैं उनको प्रति गोवंश 900 रुपये मासिक दिए जा रहे हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश में 2 से 3 हजार गोवंश धारण की क्षमता वाले आश्रय स्थलों के निर्माण को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशाला संचालन के लिए इच्छुक एनजीओ के साथ एमओयू करें और उन्हें आवश्यक व्यवस्था प्रदान करें। ये जो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है जो गौशालाओं के लिए बनाया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यूपी में सभी गौशालाएं आत्मनिर्भर हों। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री ने किया यूपी पीएससी की नई वेबसाइट का शुभारंभ। ये चर्चा में क्यों है? 3 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी पीएससी की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। आइए जानते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं को। इस वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बार बार विवरण नहीं देना होगा। इसके लिए आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको OTR कहते हैं, इसकी व्यवस्था शुरू की। इसके अलावा सरकारी नौकरी के अलग अलग नोटिफिकेशन के तहत आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तथा OTR में दर्ज जानकारियां भर्ती संस्थानों में डिजिटली सत्यापित होंगी। जो भी वेरिफिकेशन होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा, जिससे अभ्यर्थियों को सहूलियत मिलेगी। और जो भी नियुक्तियां हैं वो समय पर हो, ऐसा निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसके लिए उन्होंने ई अध्याचन व्यवस्था लागू करने को कहा है, जिसके जरिए शासन और आयोग में पहले से बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने शिक्षकों के चयन हेतु जो समस्या है उसको भी ध्यान में रखते हुए कहा कि राज्य में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश में एक ही आयोग के जरिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन किया जाएगा। एकीकृत आयोग के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही ये भी बताया है कि इसके बाद अब जो नया आयोग गठित किया जाएगा वही टीईटी की परीक्षा आयोजित कराएगा। यूपी स्पेशल करंट अफेयर सीरीज में नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज पर मिलेगी भारी सब्सिडी। 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बॉलीवुड के फिल्म निर्देशकों और कलाकारों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि यूपी सरकार प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर
50% तक की सब्सिडी और वेब फिल्मों की लागत पर 25% तक की छूट की दिशा में काम करने जा रही है। मुंबई दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ और बॉलीवुड हस्तियों के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के तौर पर प्रमोट किया गया। उत्तर प्रदेश को 64वें और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है। इस वेब सीरीज और वेब फिल्मों की सब्सिडी की बात को लेकर फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर का कहना है कि इससे नए फिल्म निर्माताओं को काफ़ी मदद मिलेगी। और साथ ही इस बैठक में अभिनेता सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से बॉलीवुड बॉयकॉट टैग को हटाए जाने की अपनी बात सामने रखी ताकि बॉलीवुड की बिगड़ी छवि को सुधारा जा सके, और यह संदेश उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का आग्रह किया। अगला टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास। क्यों है ये चर्चा में, आइए जानते हैं। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में ही टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया तथा कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस क्रूज को निजी ऑपरेटर द्वारा मैनेज किया जाएगा। जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय MOPSW के अंतर्गत IWAI भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने परियोजना का समर्थन किया। यह रिवर क्रूज महाबोधि मंदिर, हजारद्वारी पैलेस, कटरा मस्जिद, बोध गया, चंदानगर चर्च, चार बंगला मंदिर और अन्य सहित गंगा नदी के तट पर 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा। इसके साथ ही गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 तथा ब्रह्मपुत्र पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 को जोड़ने के अलावा ये क्रूज 27 नदी प्रणालियों को जोड़ेगा। रिवर क्रूज के अनुभव पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ खास है। जो लोग आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं उनके लिए भी, और जो भारत की प्राकृतिक विविधता को देखना चाहते हैं, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ खास है। नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा के साथ 51 दिनों की क्रूज की योजना बनाई गई है। एमवी गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करते हुए 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। इस एमवी गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट्स हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक पूरी यात्रा के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही वाराणसी में जो टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया है उसके बारे में भी जानते हैं। वाराणसी में टेंट सिटी क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का दोहन करने के लिए गंगा नदी के तट पर टेंट सिटी की परिकल्पना की गई है, जो विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद से वाराणसी में रहने की सुविधा प्रदान करेगी। पर्यटक आसपास के विभिन्न घाटों से नावों द्वारा टेंट सिटी पहुंचेंगे। टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून तक जारी रहेगी और बारिश के मौसम में नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण 3 महीने के लिए हटा दी जाएगी। ये थी वाराणसी में स्थित दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास और टेंट सिटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में SCR बनाने पर काम शुरू। क्या है ये SCR और ये चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। 17 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि राज्य में NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र, ये SCR के फुल फॉर्म है राज्य राजधानी क्षेत्र, स्टेट कैपिटल रीजन, इस पर काम शुरू हुआ है। दरअसल योगी सरकार ने NCR की तर्ज पर SCR यानी उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन गठित करने का फैसला लिया है। आखिर क्यों है SCR की ज़रूरत? इसके पीछे की वजह यह है कि राजधानी लखनऊ आज मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में अत्याधुनिक नगरीय सुविधाओं से लैस हो रही है। विभिन्न नगरों से लोग यहां आकर अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं। आसपास के जिलों में भी जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती हैं।
ऐसे में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR का गठन किया गया। राज्य राजधानी क्षेत्र SCR में उत्तर प्रदेश के जो जिले शामिल हो रहे हैं उनके नाम और उनके क्षेत्रफल, उनकी आबादी देख लेते हैं। सबसे पहले तो है राजधानी लखनऊ, जिसे SCR में शामिल किया गया है। इसका क्षेत्रफल 2528 वर्ग किलोमीटर और आबादी 45,89,838 है। इसी क्रम में सीतापुर, जिसका क्षेत्रफल 5,743 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी 44,83,922 है। उसके बाद है बाराबंकी। बाराबंकी का कुल क्षेत्रफल 4,402 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 32,60,699 है। राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के गठन की दिशा में सबसे पहले विकास प्राधिकरण बाराबंकी में ही बनाया जाएगा। चूँकि बाराबंकी जिला राजधानी से सटा हुआ है और इसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से अवैध कॉलोनियाँ बस रही हैं। उसके बाद है उन्नाव। उन्नाव का क्षेत्रफल है 4,558 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की आबादी है 31,08,367, 31,08,367। ये यहाँ की आबादी है। रायबरेली, यहाँ का कुल क्षेत्रफल 4,609 वर्ग किलोमीटर है और आबादी 34,05,559। SCR में शामिल होने वाले दो और जिले हैं कानपुर नगर और कानपुर देहात। कानपुर नगर का कुल क्षेत्रफल है 3,155 वर्ग किलोमीटर, आबादी 35,81,268। इसी प्रकार कानपुर देहात का क्षेत्रफल 3,021 वर्ग किलोमीटर और आबादी 17,96,184 है। इसका अर्थ ये हुआ कि SCR का कुल क्षेत्रफल 2,08,016 वर्ग किलोमीटर और आबादी 2,52,25,907 के करीब होगी। लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर नगर और कानपुर देहात, ये सभी जिले SCR में शामिल किए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ जो बनेगा इसका वृहद दायरा हो सकता है। एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग को देखते हुए SCR बनेगा, LDA भी उसका एक पार्ट होगा। वृहद स्वरूप के अनुसार इंटीग्रेटेड प्लानिंग होगी जिससे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अलग प्रोजेक्शन हो। इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार सृजन होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपी करंट अफेयर्स के और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।